तो स्टूडेंट्स टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पी ब्लॉक। ठीक है, आज हम पी ब्लॉक करेंगे क्योंकि एक तरह से थ्योरेटिकल जो चैप्टर है उसको करने से थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, न्यूमेरिकल पार्ट है, थोड़ा सा समझने में कई बार दिक्कत आ जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे 15 ग्रुप एलिमेंट, दैट इज द नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, हाँ जी। देखो 13 और 14 को हमने 11th क्लास में डिस्कस कर लिया था। 13 और 14 को हमने +1 में डिस्कस कर लिया था, और +2 में आपके जो पी ब्लॉक में जो ग्रुप है वो आपका 15 हो गया, 16 हो गया, 17 हो गया, ठीक है, 18 हो गया। इन सबको हम डिस्कस करेंगे। तो जो 15 ग्रुप के जो एलिमेंट्स है उनमें है आपका नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ और मॉस्कोवियम। ठीक है, तो नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 7 होता है, फॉस्फोरस का 15 होता है, आर्सेनिक का 33 होता है, एसपी का 51 होता है, और बिस्मथ का 83 होता है, और एमसी का 115 होता है। ठीक है, आप नाइट्रोजन का यदि आपको पता है तो आप इसमें 8 ऐड कर दो, फिर आगे आप 18 ऐड कर दो, फिर आप 18 ऐड कर दो, फिर 32, फिर 32। ठीक है, 8 18 18 32 32, इस तरह से आप ऐड करके एटॉमिक नंबर है निकाल सकते हो। फिर बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का। तो हमने पढ़ा कि पी ब्लॉक होता है। ठीक है, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि जो पी ब्लॉक होता है, पी ब्लॉक का जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP 1 से 6 होता है। NH2 NP 1 से 6 होता है। वो पंकज कर रहा है, कुंजल। पी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो NH2 NP 1 से 6 होता है। तो पी ब्लॉक में जो ग्रुप है वो 13 14 15 16 17 और 18। ठीक है, हाँ जी। तो 13 ग्रुप 15 ग्रुप का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, वो क्या होगा? NH2 NP3 आएगा। क्या आएगा? NH2 NP3। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो देखो, जो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन वो क्या हो जाएगा? हीलियम नोबल गैस है इसके पास, नाइट्रोजन सेकंड पीरियड में आता है, तो हीलियम 2s2 2p3। फॉस्फोरस का हो जाएगा नियोन 3s2 3p3। ठीक है, एक सेल बढ़ गया। फिर आपका जो आर्सेनिक है उसका हो जाएगा ऑर्गन 3d10 4s2 4p3। फिर आपका एंटीमनी का हो जाएगा क्रिप्टन 4d10 5s2 5p3। और बिस्मिथ का क्या हो जाएगा? 4d के आगे 5d आएगा, उससे पहले 4f के 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और 6s2 6p3। MC का हो जाएगा 4f 5f 14 6d10 7s2 7p3। इस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएंगे। अब बात करते हैं कौन सा मेटल है, कौन सा नॉन मेटल है, कौन सा मेटलॉइड है। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है, दोनों नॉन मेटल होते हैं। आर्सेनिक और एंटीमनी दोनों मेटलॉइड होते हैं, और बिस्मिथ और मॉस्कोवियम मेटल होते हैं। ठीक है, मैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नाइट्रोजन की होती है 3, फॉस्फोरस की 2.1, आर्सेनिक की होती है आपकी 2, फिर आपकी 1.9, फिर 1.9। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? डिक्रीज करती है। हाँ जी, ठीक है। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे। इसमें कोई डाउट है? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में चलो फिर हम बात करते हैं, देखो, अकरेंस के बारे में। ठीक है, अकरेंस। देखो, अकरेंस का मतलब होता है कि एलिमेंट्स प्रेजेंट कहाँ होते हैं, मतलब मिलते कहाँ पे हैं। ठीक है, इनका सोर्स क्या होता है। हाँ जी, तो नाइट्रोजन कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नाइट्रोजन है वो मैक्सिमम अमाउंट में कहाँ पे प्रेजेंट होता है बताओ? नाइट्रोजन की मैं बात करूं, नाइट्रोजन मैक्सिमम अमाउंट कहाँ पे रहता है? हाँ, एटमॉस्फेयर में रहेगा। कहाँ पे रहेगा? एटमॉस्फेयर में। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। ओके, तो देखो,
जो आपका नाइट्रोजन है वो 78% नाइट्रोजन बाई वॉल्यूम इन एयर होता है, एटमॉस्फेयर में होता है। हाँ जी, सबसे ज्यादा जो नाइट्रोजन की प्रेजेंस है वो एटमॉस्फेयर में होती है। ठीक है, फिर हम बात करें अर्थ क्रस्ट के अंदर, तो अर्थ क्रस्ट के अंदर जो नाइट्रोजन है वो ओर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, ओर्स की फॉर्म में। ठीक है, जैसे आपका जो NaNO3 है वो चिल सॉल्ट पीटर होता है ना। NaNO3 को हम बोलते हैं चिल सॉल्ट पीटर, और KNO3 होता है उसको इंडियन सॉल्ट पीटर बोलते हैं। ये दो और होते हैं जिसमें आपका नाइट्रोजन प्रेजेंट है। NaNO3 इज सोडियम नाइट्रेट और KNO3 इज पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का जो कॉमन नेम है वो चिल सॉल्ट पीटर है, और जो KNO3 है वो इंडियन सॉल्ट पीटर है। तो आपका जो नाइट्रोजन है वो प्रोटीन्स में भी प्रेजेंट होता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं, देखो, प्रोटीन्स हमारी बॉडी की जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, प्रोटीन्स है वो एमिनो एसिड का एक तरह से पॉलीमर है ना। प्रोटीन में क्या होते हैं, एमिनो एसिड। ठीक है, और जो एमिनो एसिड होते हैं, ठीक है, बायो के स्टूडेंट जानते हैं कि जो एमिनो एसिड होते हैं उनसे मिलके जो बने होते हैं मॉलिक्यूल, इनको हम प्रोटीन्स बोलते हैं। हाँ जी, और एमिनो एसिड में कौन सा ग्रुप होता है बच्चों, NH2 ग्रुप प्रेजेंट होता है। कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, NH2 ग्रुप। NH2 ग्रुप में आपकी नाइट्रोजन है। तो मैं नाइट्रोजन की अकेरेंस की बात करूं तो 78% नाइट्रोजन है वो एटमोस्फेयर में रहता है, एयर में रहता है। फिर नाइट्रोजन है दो और की फॉर्म में रहता है, कौन से, NaNO3 और KNO3 में। ठीक है, फिर जो नाइट्रोजन होता है वो प्रोटीन्स के अंदर प्रेजेंट होता है। हाँ जी, और प्रोटीन्स है हर प्लांट्स में होते हैं, हर एनिमल्स के अंदर होते हैं। फिर हम बात करते हैं फॉस्फोरस के बारे में। ठीक है, किसके बारे में, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ पे मिलता है, देखो जो फॉस्फोरस है वो रॉक्स के अंदर प्रेजेंट होता है मेनली। ठीक है, रॉक्स, देखो एक फैमिली होती है जिसको हम बोलते हैं एपेटाइट फैमिली। क्या बोलते हैं, एपेटाइट फैमिली। ठीक है, तो ये कहाँ पे होती है, ये रॉक्स के अंदर होती है, इन दी रॉक्स। और जो एपेटाइट फैमिली का जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, बेसिक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका कैल्शियम और फॉस्फेट, है ना। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, CA3PO4 का होल ट्वाइस। ठीक है, कैल्शियम पे +2 चार्ज होता है, फॉस्फेट पे -3 होता है, डॉट CaX2। ठीक है, CA3PO4 का होल ट्वाइस डॉट CaX2। और जो X होता है यहाँ पे, जो X होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, OH। ठीक है, हाँ जी, तो जो एपेटाइट फैमिली होता है, एक नाम दे दिया। ठीक है, मतलब इसको हम एपेटाइट फैमिली बोलते हैं, ये एक रॉक्स का पार्ट होती है। ठीक है, और अपना जो टीथ होता है ना, जो अपना दांत होता है ना, टीथ, ठीक है, उसमें भी क्या होता है, जो टूथ इनेमल है ना, वो भी आपका इसी एपेटाइट फैमिली से मिलके बना होता है। ठीक है, CA3PO4 का होल ट्वाइस, और वहां पे क्या होता है, एक्स की जगह फ्लोरीन होता है ना। तो ये फ्लोरो एपेटाइट है ना, अपने टूथ के अंदर है, ये फ्लोरो एपेटाइट होता है। हाँ जी, तो जो एपेटाइट फैमिली होती है उसका इस तरह से आप मोलिकुलर फॉर्मूला लिख सकते हो। ठीक है, और एक्स यहाँ पे F हो सकता है, Cl हो सकता है, और OH हो सकता है। ये मेन कंपोनेंट होता है रॉक्स का। Phosphorus is also present in animals and plants matter। ठीक है, एलिमेंट जो एनिमल और जो प्लांट होते हैं उसके अंदर भी फॉस्फोरस रहता है। जैसे हमारी बोन्स है ना, बोन्स के अंदर क्या होता है, फॉस्फोरस होता है। हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनमें भी फॉस्फोरस की अमाउंट थोड़ी बहुत रहती है। जो मिल्क होता है, मिल्क में भी क्या होता है, फॉस्फोरस रहता है। और जो एग होता है उसमें भी आपका फॉस्फोरस रहता है। देखो, मिल्क और एग में होती है प्रोटीन, क्या होती है, प्रोटीन। तो एक होती है फॉस्फोप्रोटीन, है ना, एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है फॉस्फोप्रोटीन, जो मिल्क और एग में प्रेजेंट होती है। तो आपका जो फॉस्फोरस रहता है उसके जी सोर्स की हम बात करें तो एपेटाइट फैमिली होगी, फिर एनिमल और प्लांट में, बोन्स में, सेल्स के अंदर, मिल्क में, और एग्स के अंदर होता है। आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मिथ आर फाउंड मेनली एज ए सल्फाइड और, मतलब बाकी की जो एलिमेंट्स बचे हैं 15 ग्रुप के, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के छोड़ के, वो एज ए मेटल सल्फाइड की फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में प्रेजेंट होते हैं। किसकी फॉर्म में होते हैं, मेटल सल्फाइड की फॉर्म में। जैसे आर्सेनिक सल्फाइड हो गया, बिस्मुथ सल्फाइड हो गया। ठीक है, तो
15 ग्रुप के जो हमने एलिमेंट्स है उनकी अकेरेंस की बात की, नाइट्रोजन की बात की, नाइट्रोजन के बारे में आप जानते हो सब कुछ, ठीक है। फिर हमने बात की फास्फोरस के बारे में, फिर हमने आर्सेनिक, एंटीमनी और जो बिस्मुथ होते हैं वो एज ए सल्फाइड और की फॉर्म में रहते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। हाँ जी, अकेरेंस में कोई डाउट है 15 ग्रुप में? को थोड़ा ना आवाज सही नहीं आ रही है ना, मेरे माउथ में थोड़े अल्सर हो गया, ठीक है। हाँ जी, अकेरेंस में कोई डाउट है? चलो आगे चलते रहो। नेक्स्ट देखो फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों, वो NH2 NP3 होगा, आप जानते हो। S में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, P में कितने आएंगे? 3 आएंगे, ठीक है। फिर एटॉमिक और आयनिक रेडियस की मैं बात करूं, आप सभी जानते हो, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था कि जो एटॉमिक रेडियस होती है वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होती है? इंक्रीज होती है, बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पे जो सेल होते हैं उनका नंबर क्या होता है? इंक्रीज होता है। मतलब आयनाइजेशन एनर्जी का क्या ऑर्डर रहेगा? आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? इंक्रीज या डिक्रीज? बोलो। व्हाट अबाउट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप? टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? हाँ जी, क्या होगी? डिक्रीज होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी है उस साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। एटम का जितना बड़ा साइज होगा, इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होता जाएगा, ठीक है। उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो डिक्रीज करेगा, और आयनाइजेशन एनर्जी भी क्या होगी? डिक्रीज करेगी। हाँ जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी है ना, टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगी? डिक्रीज करेगी। नाइट्रोजन की सबसे ज्यादा होगी। चलो फिर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ ना, एक क्वेश्चन पूछता हूँ। देखो आपके पास 14 ग्रुप के एलिमेंट्स है, 15 के है, 16 के है। बताओ तीनों में से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? जैसे 14 का हो गया कार्बन, फिर हो गया नाइट्रोजन, फिर हो गया ऑक्सीजन। बताओ फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? सही से आंसर देना, बताओ। हाँ शाबाश, समझो। देखो 15 ग्रुप की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 16 ग्रुप से भी क्या होती है? ज्यादा होती है। बताओ क्यों होती है? व्हाट इज द रीजन? आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप इज मोर देन 16 ग्रुप। व्हाट इज द रीजन? क्या रीजन होता है बताओ? वैसे तो 16 की ज्यादा होनी चाहिए, बिकॉज जो आपका साइज है वो 16 का छोटा है। हाँ, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स। देखो कार्बन है, कार्बन का क्या होता है? 2s2 2p2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन का क्या होगा? 2s2 2p3। ऑक्सीजन का क्या होगा? 2s2 2p4, है ना। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो साइज होगा डिक्रीज, बिकॉज न्यूक्लियर चार्ज होता है इंक्रीज। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए? इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। वैसे ऑक्सीजन की ज्यादा होनी चाहिए, बट नाइट्रोजन है वो हाफ फील्ड, आप देख सकते हो क्या है? हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड, ठीक है। जब देखो हाफ फील्ड का क्वेश्चन कैसे करोगे आप? जब आपका देखो 15 और 16 में हम हाफ फील्ड से कंपेयर कर सकते हैं, आप 17 में नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि 17 ग्रुप की आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी 15 से, 17 की तो ज्यादा होगी, बिकॉज 17 है 15 से दूर है, ठीक है। बट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 15 ग्रुप है वो मोर होगी देन 16 ग्रुप, बिकॉज आपका जो 15 ग्रुप के एलिमेंट्स है वो क्या है? हाफ फील्ड है। देखो एक बार दोबारा रिपीट करता हूं मैं। देखो 14 ग्रुप हो गया, 15 हो गया, 16 हो गया और 17 हो गया। 14 ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन है वो है 2s2 2p2। नाइट्रोजन का है 2s2 2p3। ऑक्सीजन का है 2s2 2p4। फ्लोरीन का है 2s2 2p5, ठीक है। हाँ जी, जब आप ग्रुप में लेफ्ट टू राइट जाते हो तो बच्चों साइज होती है वो डिक्रीज होती है, बिकॉज जो न्यूक्लियर चार्ज होता है
वो क्या करता है बच्चों, इंक्रीज करता है, जिसके कारण आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज करती है ना। ये इन जनरल है, क्या है, इन जनरल, ठीक है। तो आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा किसकी होनी चाहिए, 17 की, वो तो होगी, क्लोरीन की सबसे ज्यादा होगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट जब आप 15 और 16 में कंपेयर करोगे तो 15 में आपका 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ेगा। 2p3 क्या है, हाफ फील्ड है, क्या है, हाफ फील्ड, ठीक है। पी का हाफ फील्ड क्या होता है, p3। तो हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी होती है वो मोर होती है ना, हाफ फील्ड की जो स्टेबिलिटी है वो मोर होगी। अब आप एक तो 2p3 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे, एक आप 2p4 से निकालोगे। तो 2p4 से इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो तो क्या हो जाएगा, आपका हाफ फील्ड हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। बट 2p3 से जब आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, आपका अनस्टेबल हो जाएगा, तो उसमें ज्यादा एनर्जी लगेगी, है ना। नाइट्रोजन से यदि आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करोगे उसमें एनर्जी मोर होगी, किससे, ऑक्सीजन से होगी, बिकॉज नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, हाफ फील्ड है, ठीक है। तो फिर आएगा फ्लोरीन के बाद कौन आएगा आपका, नाइट्रोजन, फिर आएगा ऑक्सीजन, और फिर आएगा कार्बन। समझ गए अब। ठीक है, नाइट्रोजन क्या आपका हाफ फील्ड है, समझ गए, कोई डाउट। तो ध्यान रखना 15 ग्रुप के एलिमेंट, 15 ग्रुप एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो मोर होती है देन 16 ग्रुप एलिमेंट्स, बट 17 की मोर होगी, बिकॉज 17 वाले में तो न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज्यादा है। 17 ग्रुप के एलिमेंट्स में तो न्यूक्लियर चार्ज क्या है, बहुत ज्यादा है, उसकी डिस्टेंस भी 15 से क्या है, ज्यादा है। तो आप हाफ फील्ड में यदि कंपेयर करो तो पास पास वाले में, बाकी में आपका वही रूल होगा, यदि साइज डिक्रीज करती है तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज होगी। इस क्वेश्चन में कोई डाउट है, बोलो तनिष सिंगला। चलो नेक्स्ट देखो, जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है, ठीक है। हाँ, ये गैस होते हैं या लिक्विड होते हैं रूम टेम्परेचर पे। हाँ जी, तो कुछ पॉइंट्स है मैंने एक्स्ट्रा लिख रखे हैं, उस पर आपको ज्यादा फोकस नहीं करना है ना, सिर्फ नॉन मेडिकल के स्टूडेंट्स को देखना है, बाकी मेडिकल वाले एज इट इज एनसीईआरटी पढ़नी है आपको, ठीक है, कोई क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। हाँ जी, तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी की बात करूं तो ऑल द एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप आर पॉली एटॉमिक, मतलब नाइट्रोजन डाइएटॉमिक फॉर्म में रहता है ना, फॉस्फोरस है वो टेट्राएटॉमिक फॉर्म में रहता है। तो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स होते हैं बच्चों वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, उनकी एटोमिसिटी होती है वो मोर देन 1 होती है, उनकी एटोमिसिटी क्या होती है, मोर देन 1 होती है। नाइट्रोजन है वो डाइएटॉमिक गैस होता है, बट बाकी के जो एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर के ऊपर। नाइट्रोजन है वो रूम टेम्परेचर के ऊपर क्या होता है, गैस होता है, बट बाकी के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, बाकियों में इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, ज्यादा आते हैं, तो एटम्स ज्यादा क्लोज होते हैं, तो उसके कारण उनकी जो स्टेट होती है वो सॉलिड होती है। नाइट्रोजन और बिस्मिथ को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स है वो एलोट्रोप्स शो करते हैं, क्या बनाते हैं, एलोट्रोप्स बनाते हैं। एलोट्रोप्स आप जानती हो, जैसे कार्बन है उसके आपने जनरली 3 एलोट्रोप पढ़े थे, है ना, डायमंड है, ग्रेफाइट है, फ्लोरीन है, ठीक है। हाँ जी, नाइट्रोजन और बिस्मिथ एलोट्रोप नहीं बनाता है, बाकी के एलिमेंट है वो एलोट्रोपी शो करते हैं, ठीक है। हाँ, जैसे फॉस्फोरस के एलोट्रोप की बात करूं तो मेन 3 होते हैं, व्हाइट, ब्लैक और रेड, है ना। फॉस्फोरस के 3 एलोट्रोप मेन होते हैं, इसके अलावा और भी होते हैं। फॉस्फोरस के जो मेन एलोट्रोप है उसमें व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस, ठीक है, और ब्लैक फॉस्फोरस। हाँ जी, और आर्सेनिक है उसके भी ग्रे है, येलो है, ब्लैक होते हैं। एंटीमनी का भी येलो, ब्लैक और एक्सप्लोजिव होता है आपका, है ना। ये सब आपको एनसीईआरटी में नहीं मिलेंगे, ठीक है, और उनकी भी ज्यादा फोकस भी नहीं करना है, ठीक है, बस मेन चीज का आपको ध्यान में यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो जनरल फिजिकल प्रॉपर्टी में हमने ये डिस्कस किया कि नाइट्रोजन होता है वो सॉलिड गैस होता है, बाकी के एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। नाइट्रोजन है वो एक तरह से
गैस होता है बिल्कुल रूम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होते हैं, सबसे कम होते हैं। एलोट्रोपी की बात करें तो नाइट्रोजन और बिस्मिथ शो नहीं करते, बाकी करेंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ज्योतिका, वो नेचर में नाइट्रोजन और बिस्मिथ होते हैं, वो नेचर में इसी फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है ना। अब ऐसा जरूरी नहीं है, नेचर के बेसिस पे हम डिसाइड करेंगे। जैसे आपका कार्बन है, उसके एलोट्रोप्स मिलते हैं नेचर में, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज, सबसे पहले बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। इसके बारे में, ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो आपका जो पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। पी ब्लॉक के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। हाँ जी, जैसे नाइट्रोजन है, ये बहुत टाइप की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जैसे -3 भी शो कर सकता है, -2 भी शो कर सकता है, -1 भी कर सकता है, 0 भी शो कर सकता है, +1 +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो नाइट्रोजन है ना, इतनी सारी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है। हाँ जी, ठीक है। इस नाइट्रोजन के नेचर में ऐसे कंपाउंड मिलते हैं जिसमें -3 भी होती है, -2 भी होती है, -1 भी होती है, 0 भी होती है, +1 भी होती है और +5 तक भी होती है। हाँ जी, पर जो फॉस्फोरस है उसके जो कंपाउंड हमें मिले वो +3 +5 +1 +4 और -3। देखो, सबसे जो इम्पोर्टेंट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 -3 और +5 है। हाँ जी, तीन ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, वो ज्यादा शो करते हैं, +3 -3 और +5। जो आपका आर्सेनिक है वो +3 +5 शो करेगा, एंटीमनी है वो +3 +5 शो करेगा, बिस्मिथ है वो +3 और +5 शो करेगा। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, मुझे बताओ आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ है ना, ये माइनस में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे, मतलब टॉप टू बॉटम जाने पे जो नेगेटिव वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज हो रही है ना, नेगेटिव में ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे। व्हाई, व्हाट इज द रीजन कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो -3 है वो ऑक्सीडेशन स्टेट की जो स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज हो रही है, टॉप टू बॉटम जाने पे नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर रहे, क्या रीजन है बताओ। नाइट्रोजन फॉस्फोरस है वो माइनस में भी ऑक्सीजन स्टेट शो कर रहे हैं, पर आर्सेनिक एंटीमनी और बिस्मिथ है उनकी नेगेटिव की ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है। इसका क्या रीजन है? हाँ, बिकॉज टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। ध्यान देना, यही कंसेप्ट है। देखो, आपके जो आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मिथ है उनमें कौन से करेक्टर आ जाते हैं, मेटेलिक करेक्टर आ जाते हैं, ठीक है। इसलिए नेगेटिव में ऑक्सीजन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, ठीक है। ऑक्सीजन स्टेट निकालना तो होता है क्या, एक क्वेश्चन देता हूं आपको, तो निकालो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ नाइट्रोजन की बात करें हम, एक तो NH3 हो गया, बताओ अमोनिया में नाइट्रोजन की क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है, निकालो। N2H4 को बोलते हैं हाइड्रोजन, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। फिर रॉकेट के अंदर यूज होता है फ्यूल की फॉर्म में, ठीक है। हाँ जी, रॉकेट के अंदर यूज होता है आपका हाइड्रोजन। फिर आपका है NH4OH, NH4 होता है हाइड्रोक्सिल एमाइन। निकालो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो। फिर N2O, NO, N2O3, NO2, N2O5। आंसर दो इनकी क्या क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। देखो, क्यों भूल गए होंगे कैसे निकालते हैं, ध्यान देना, है ना। बाकी मैच करना। देखो NH3 की कैसे निकालेंगे, जिसकी निकालनी है उसके एक्स मान लो, ठीक है। सबसे सिंपल तरीका ये है ना। तो नाइट्रोजन की निकालनी है उसके एक्स मान ली मैंने, हाइड्रोजन है उसके ऊपर जो
चार्ज आएगा वो कितना आएगा। देखो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, नाइट्रोजन। तो हाइड्रोजन पे प्लस ही चार्ज आएगा, कितना आएगा, +1। तो 3 हाइड्रोजन पे कितना आएगा, +3। ओवरऑल चार्ज इस पे कितना है, 0 है ना, न्यूट्रल है पूरा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3। तो नाइट्रोजन पे कितना आएगा बच्चों, -3 आएगा, कितना आएगा, -3। वैसे N2H4 की निकाल लो, 2 नाइट्रोजन है, एक पे x मान लो, तो 2 की कितनी हो जाएगी, 2x, है ना, 2 की कितनी हो जाएगी, 2x। एक हाइड्रोजन पे चार्ज +1, 4 पे +4, ओवरऑल चार्ज कितना, 0। तो 2x इक्वल टू कितना हो गया, -4। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -2। ठीक है, तो N2H4 में नाइट्रोजन की आएगी -2, NH4OH में भी आ जाएगी वैसे ही। देखो नाइट्रोजन की x मान लो, हाइड्रोजन कितने हैं, 5, 4 और एक 5। तो एक हाइड्रोजन पे +1, 5 पे +5, एक ऑक्सीजन पे कितना होता है, -2, और ऑल चार्ज कितना हो गया, 0। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3, कितनी आ जाएगी, -3। वैसे N2O में निकाल लो, ये सारे ऑक्साइड है, क्या है, ऑक्साइड। ऑक्साइड में ऑक्सीजन पे चार्ज होता है -2, ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो -2 होती है। ठीक है, तो N2O में कितनी आ जाएगी, +1 आ जाएगी एक नाइट्रोजन की। ठीक है, NO में कितनी आ जाएगी, +2, N2O3 में कितनी आ जाएगी, +3, NO2 में कितनी आ जाएगी, +4, और N2O5 में कितनी आ जाएगी, +5। ठीक है, इस तरह से आप निकाल सकते हो। हाँ जी, कोई डाउट है तो पूछो इनमें, ऑक्सीडेशन स्टेट में। चलो तो फिर एक क्वेश्चन बताओ मुझे, ये जो नाइट्रोजन की जो ऑक्साइड है ना, और ये नॉन मेटल के ऑक्साइड है, क्या है, नॉन मेटल के ऑक्साइड है। नॉन मेटल के ऑक्साइड की नेचर होती है वो एसिडिक नेचर होती है, कैसी होती है, एसिडिक होती है। वो तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है इनमें से, विच वन इज द मोस्ट एसिडिक अमोंग दी ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, N2O, NO, N2O3, NO2 और N2O5 में सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, हाँ कौन होगा, शाबाश, N2O5 होगा, बिल्कुल बिल्कुल। क्यों, मैंने आपको पढ़ाया था। देखो यदि आपके पास ऑक्साइड है और उनका आपको एसिडिक नेचर चेक करना है, तो जितनी ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी एसिडिक नेचर उतनी क्या होगी, इंक्रीज होगी। दोबारा सुन लो, एक ऑक्साइड में जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा एसिडिक नेचर है वो उतनी क्या होगी, ज्यादा होगी। इनके बारे में भी मैंने बताया था आपको, जो N2O और जो NO होते हैं उनकी नेचर क्या होती है, न्यूट्रल होती है। क्या होती है, न्यूट्रल होती है। ये दोनों गैसेज क्या होती है, न्यूट्रल होती है ना। बताओ एक और ऐसी कौन सी गैस है जो न्यूट्रल होती है, ऐसी और कौन सी गैस है मैंने आपको पढ़ाई हुई है जो न्यूट्रल होती है, 3 गैसेज न्यूट्रल होती है, एक और गैस बच के जो न्यूट्रल होती है, हाँ कौन होती है, शाबाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, हाँ जी। तो 3 गैसेज न्यूट्रल होती है, एक N2O, एक NO और एक CO। चलो उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, आगे देखो वही पॉइंट है, टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज, है ना। टॉप टू बॉटम जाओगे तो आप -3 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी टेंडेंसी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, बिकॉज साइज तो हो जाएगा इंक्रीज और मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, इंक्रीज हो जाएंगे। चलो उसके बाद मुझे ये बताओ, ऐसा भी देखा गया है कि टॉप टू बॉटम जाने पे +5 जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी भी स्टेबिलिटी कम होती है। मतलब +3 की सबसे ज्यादा होती है, +5 की भी कम होती है। मतलब उसका क्या रीजन हो सकता है, आंसर दे सकते हो। +5 भी शो करते हैं बट स्टेबिलिटी वो +3 की ज्यादा होती है, उसका क्या रीजन होता है, शाबाश, क्या होता है, हाँ इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्या होता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट। देखो आपको पढ़ाया हुआ है सारा कुछ, दोबारा एक बार बता देते हैं। जो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है उसकी स्टेबिलिटी भी क्या होती है, डिक्रीज होती है। इसका रीजन होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट। ऑल्दो यहाँ पे कोई ज्यादा एप्लीकेबल नहीं है, फिर भी हम इसकी एनसीईआरटी में गिवन है तो इसको डिस्कस करते हैं। देखो जैसे सबसे नीचे एलिमेंट आता है आपका बिस्मिथ, क्या आता है, बिस्मिथ। तो बिस्मिथ का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, जिनोन 4F14 5D10 6S2 6P3। हाँ जी, देखो बिस्मथ में 4F में इलेक्ट्रॉन आ गए और 5D में आ गए, है ना।
तो यहाँ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लग गया और डी ऑर्बिटल कॉन्ट्रैक्शन लग गया, है ना। इन दोनों की शील्डिंग क्या है? पुअर शील्डिंग है ना। 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन है, उनकी पुअर शील्डिंग है। क्या है? पुअर शील्डिंग। तो पुअर शील्डिंग है तो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन के ऊपर अट्रैक्शन बढ़ जाएगा न्यूक्लियस का। यदि 4f और 5d के इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग है तो पुअर शील्डिंग से क्या होगा, जो आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से क्या हो जाएंगे? टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? टाइटली अट्रैक्ट हो जाएंगे। बताओ सबसे ज्यादा कौन अट्रैक्ट होगा, 6s या 6p? हाँ जी, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन फोर्स किस पे लगेगा, 6s पे या 6p? 6s पे लगेगा, बिल्कुल सही बात है। हाँ जी, क्यों? क्योंकि s है, ऑर्बिटल है, वो ज्यादा नजदीक होता है। मतलब 6p और 6s की बात करूं तो सेम सेल के लिए s ऑर्बिटल की जो पेनिट्रेशन पावर है वो मोर होती है, s ऑर्बिटल होता है वो ज्यादा नजदीक होता है। ठीक है, तो 6s के इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा टाइटली क्या हो जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे। तो ये केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, ठीक है, ये बाहर नहीं आएंगे। तो इलेक्ट्रॉन किसके बाहर आएंगे, p के बाहर आएंगे। ठीक है, तो इसलिए कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे, +3 करेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, इनर्ट पेयर इफेक्ट बोलते हैं, है ना। मतलब वैसे तो S और P है, इन दोनों को पार्टिसिपेट करेंगे तो 5 होनी चाहिए ना। 5 ना होगी, कितनी हो रही है, 3 हो रही है। मतलब 2 यूनिट क्या हो रही है, कम हो रही है। मतलब एक पूरा पेयर है, पूरा इनर्ट हो गया आपका। 6s जो पूरा पेयर है वो क्या हो गया, इनर्ट हो चुका है। हाँ जी, आई थिंक समझ में आ गया होगा। और 13 ग्रुप की आप नोट्स देखोगे तो इसके बारे में हमने डिटेल में डिस्कशन किया था। चलो आगे हम बात करते हैं, देखो और भी पॉइंट्स के बारे में छोटे छोटे। तो बिस्मिथ का जो कंपाउंड होता है BiF5, है ना, +5 में एक ही कंपाउंड बनता है फ्लोरीन के साथ। इसकी नेचर होती है बच्चों आयनिक होती है। क्या होती है, आयनिक। बिकॉज मेटल का फ्लोरीन के साथ कंपाउंड है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस यहाँ काफी ज्यादा है, तो ये आयनिक नेचर का होता है। इसके अलावा यदि मैं +3 के कंपाउंड की बात करूं, है ना, तो उनमें सिर्फ SbF3 एंटीमनी का फ्लोराइड और बिस्मथ का फ्लोराइड क्या होता है, आयनिक होता है। ये दो ही आयनिक होते हैं, बाकी के क्या होते हैं, कोवलेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। हाँ जी, यदि मैं +3 के कंपाउंड की बात करूं तो SbF3 और BiF3, है ना, यही आयनिक सॉलिड होते हैं। बाकी के क्या होते हैं, है ना, वो कोवलेंट फॉर्म में रहते हैं, है ना। रिमेनिंग किसमें होते हैं, रिमेनिंग है वो कोवलेंट होते हैं, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस क्या होता है, कम होता है, बिकॉज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। चलो देखो, साथ में आप एनसीईआरटी अपने पास में रखो, ठीक है, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। यदि आप साथ साथ पढ़ सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो उसके बाद देखो एक और चीज डिस्कस करते हैं हम। जो M+3 कंपाउंड होते हैं ना, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के जो कंपाउंड होते हैं वो सॉल्यूशन के अंदर बहुत कम स्टेबल होते हैं, इतने कोई ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है, बट एसिडिक सॉल्यूशन में क्या होते हैं, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। उसका क्या रीजन, देखो जो M+3 वाले कंपाउंड है उनका क्या हो जाता है, हाइड्रोलिसिस हो जाता है। क्या होता है, हाइड्रोलिसिस होता है। देखो कैसे, जैसे आपके पास BiCl3 है ना, BiCl3, इसकी रिएक्शन में वाटर से कराऊंगा, ठीक है, तो ये हाइड्रोलाइज होता है इस तरह से। ठीक है, ये हाइड्रोलाइज किस में होगा, यहाँ +3 ऑक्सीजन स्टेट है, तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करके बनाता है BiOCl+2HCl। ये रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। हाँ जी, तो एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ठीक है, अब मुझे इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज्यादा करनी है। ठीक है, हमें ये कंपाउंड चाहिए, है ना। तो ये कंपाउंड कब रहेगा, जब हाइड्रोलिसिस की रेट क्या हो जाए, कम हो जाए, रिएक्शन क्या हो जाए, बैकवर्ड आ जाए, है ना। ध्यान से देखना, ली चार्टियर प्रिंसिपल के हिसाब से देखना आपको, जो BiCl3 है वो वाटर के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, BiOCl+2HCl। अब मुझे बताओ, जो BiCl3 है, आपको ये चाहिए, ठीक है, BiCl3 चाहिए आपको, है ना, ये रिएक्शन फॉरवर्ड नहीं जानी चाहिए, क्योंकि BiCl3 है होगा तो एक्वस में होगा ना। यदि एक्वस में होगा तो वो हाइड्रोलाइज होगा, और जब हाइड्रोलाइज होगा तो स्टेबल नहीं होगा, है ना। अब मुझे बताओ, आपके पास यदि मैं एसिडिक सॉल्यूशन बढ़ा दूं, मतलब पीएच को डिक्रीज कर दूं, पीएच को क्या कर दूं, डिक्रीज कर दूं, HCl के अमाउंट को बढ़ा दूं, क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी,
यदि मैं HCl के अमाउंट को इंक्रीज कर दूं तो क्या रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी? बिल्कुल जाएगी, है ना। देखो आपने ली चैटलियर प्रिंसिपल पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग यदि आप प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हो तो रिएक्शन किधर जाती है? बैकवर्ड जाती है। किधर जाती है? बैकवर्ड जाती है। ठीक है, तो ये जो रिएक्शन है ना, यदि यहाँ पे एसिडिक मीडियम रखोगे आप, क्या रखोगे? एसिडिक मीडियम। एसिडिक मीडियम रखोगे तो जो रिएक्शन है वो बैकवर्ड जाएगी। ठीक है, ताकि आपका BiCl3 है ना, वो एग्जिस्ट कर सके। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, जो M+3 के जो आयंस होते हैं, है ना, जो M+3 आयंस होते हैं वो एक्वस सॉल्यूशन में बहुत कम स्टेबल होते हैं, बट यदि आप एसिडिक मीडियम लेके आओगे तो उनकी स्टेबिलिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, हाँ जी। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं यहाँ पे, तो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं हम एक और चीज। यदि नाइट्रोजन के, किसके? नाइट्रोजन के। यदि नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है, ठीक है, नाइट्रोजन के जो कंपाउंड्स है, यदि उनकी ऑक्सीजन स्टेट +1 से +4 के बीच में है, +1 से लेके +4 के बीच में है, तो बच्चों वो क्या होते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। क्या होते हैं? डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। मतलब क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेट? व्हाट इज ए मीन बाय डिसप्रोपोर्शनेशन? क्या होता है डिसप्रोपोर्शनेशन, जानते हो? नाइट्रोजन के ऐसे कंपाउंड जिनकी ऑक्सीजन स्टेट +1 से +4 के बीच में होती है वो डिसप्रोपोर्शनेट होते हैं। ठीक है, जैसे मैंने HNO3 एक रिएक्शन देता हूं आपको, 3HNO2 है आपके पास। ठीक है, तो ये टूट गया किसमें? HNO3 में, प्लस वाटर में, +2NO में। तो यहाँ देखो, मतलब यहाँ HNO2 की क्या, HNO2 में नाइट्रोजन का क्या स्टेट है? HNO2 में नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है? कितना आएगा HNO2 बताओ? HNO2 में नाइट्रोजन का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा? हाइड्रोजन की 1 मान लो, हाइड्रोजन की तो 1 ही आएगी ना। नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? X। एक ऑक्सीजन पे कितना होता है? -2। कितने ऑक्सीजन? 2। X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3। कितनी आएगी? +3, है ना। HNO3 में कितना आएगा बताओ नाइट्रोजन के ऊपर? HNO3 में कितना आएगा? HNO3 पे देखो नाइट्रोजन पे कितना चार्ज आएगा? +5 आएगा, शाबाश, बिल्कुल, है ना। और NO में कितना आएगा? +2। ठीक है, तो ये नाइट्रोजन है, ये +3 में है, आप देख सकते हो। +3 से किस में चला गया? +5 में। और +3 से किस में चला गया? +2 में। बताओ यदि +3 से +5 में गया तो ऑक्सीडेशन हुआ या रिडक्शन हुआ? यदि +3 से +5 में गया तो ऑक्सीडेशन है, रिडक्शन हुआ? यदि ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, यदि किसी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो क्या होता है बच्चों? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। और +3 से +2 में गया, डिक्रीज हुई ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रिडक्शन। क्या बोलेंगे? रिडक्शन। अब यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन और जो रिडक्शन हुआ है वो एक ही एलिमेंट का हुआ है, सिर्फ नाइट्रोजन का हुआ है। किसका हुआ है? नाइट्रोजन का हुआ है। नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हुआ है और नाइट्रोजन का रिडक्शन भी हुआ है। बताओ ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो जाए किसी एक एलिमेंट का। मैं देखो, मैं एक ही एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? एक एलिमेंट की। तो वो रेडॉक्स तो होती है, रेडॉक्स तो होगी। ठीक है, बट ये एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो जाए। नाइट्रोजन +3 है, +5 में चला गया और फिर +2 में चला गया। ठीक है, यदि एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ होते हो तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिसप्रोपोर्शनेशन। मतलब रेडॉक्स तो है, देयर इज नो डाउट, बट इसको हम डिसप्रोपोर्शनेशन भी बोलते हैं। हाँ जी, ऐसी रिएक्शन बहुत ही कम होती है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या पढ़ाया है ये आपको ध्यान में रखना है। In case of nitrogen, all oxidation state from +1 and +4 tends to disproportionate. For example, HNO2 है, नाइट्रस एसिड है, वो चेंज हो रहा है नाइट्रिक एसिड में, प्लस वाटर में, प्लस NO में। और यहाँ पे आप देख सकते हो नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, नाइट्रोजन +3 से +5 में भी जा रहा है और +3 से +2 में भी जा रहा है। ठीक है, तो जिसमें एक ही एलिमेंट का रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साइमल्टेनियसली हो, ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं?
डिसप्रोपोर्शनेशन बोलते हैं। चलो उसके बाद में आपसे कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ, है ना, उसके आपको आंसर देने। सबसे पहला क्वेश्चन बताओ, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होगी? मैक्सिमम कोवेलेंसी ऑफ नाइट्रोजन, आंसर दो। अब मुझे पता है सब आंसर लगभग 90% स्टूडेंट आंसर गलत देंगे। नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? मैंने आपको केमिकल बॉन्डिंग में भी काफी बार पढ़ाया है। हाँ, ए ने आंसर सही दिया बिल्कुल। कितने बनाएगा मैक्सिमम? देखो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 हो सकती है मैक्सिमम। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट और कोवलेंस में फर्क है। ऑक्सीडेशन स्टेट तो +5 हो सकती है, देयर इज नो डाउट, पर मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी होगी? 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी, है ना। ऐसा क्यों होगा? देखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन लिख लो, हीलियम 2s2 2p3। कोई वैकेंट ऑर्बिटल तो है नहीं इसके पास, नहीं है ना, 2d तो है नहीं। तो बताओ 2s में कितने ऑर्बिटल है? 2s में कितने ऑर्बिटल होते हैं? 2s सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है। कितने होते हैं? एक, 1 ऑर्बिटल है। इलेक्ट्रॉन नहीं देखने, ऑर्बिटल देखने हैं, ठीक है, क्योंकि आपको सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं, पाई बॉन्ड बनाने हैं, ठीक है। और 2p में कितने होते हैं? 3। बोलो टोटल ऑर्बिटल कितने हैं आपके पास? 4। आपके पास टोटल 4 ऑर्बिटल है, तो मैक्सिमम बॉन्ड भी कितने बनेंगे? 4 ही बनेंगे ना। आपको पढ़ाया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, एक सिग्मा बॉन्ड बनता है, एक पाई बॉन्ड बनता है। तो हर बॉन्ड बनने के लिए ऑर्बिटल चाहिए होता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन है, उसके मैक्सिमम बॉन्ड कितने बनेंगे? 4 बनेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दूं आपको मैं, जैसे HNO3 है, HNO3 आपके पास, अब देखना ध्यान से, मैक्सिमम कितने बॉन्ड है नाइट्रोजन के पास? 1 2 3 4। बॉन्ड कितने हैं? 4 है। बट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? 5 है। क्यों? क्योंकि इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इस ऑक्सीजन पे -2 आएगा, इसके हिसाब से कितना मिलेगा? -1। कितना आ जाएगा? +5। ध्यान रखना, आगे से आपको ये ध्यान में रखना है, मतलब ये तो ध्यान होना ही होना चाहिए, सीधी सीधी बात है कि नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी होती है आपकी? 4 होती है। बोरॉन की भी 4 होती है ना, कार्बन की भी 4 होती है, नाइट्रोजन की भी 4 होती है। और ऑक्सीजन की मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है, ठीक है। हाँ, वो भी अनस्टेबल होती है। और फ्लोरीन सिर्फ एक ही शो करेगा। कोई डाउट? कोई डाउट है इसमें? नाइट्रोजन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है? 4 बना सकता है। चलो अब मुझे ये बताओ, फॉस्फोरस है, वो तो 5 बॉन्ड भी बना सकता है और 5 से ज्यादा भी बना सकता है। तो फॉस्फोरस ऐसा क्यों कर रहा है? व्हाट इज द रीजन? फॉस्फोरस है, वो 5 बॉन्ड बना सकता है, PCl5 भी बनता है, और PF6- भी बनता है, 6 भी बना सकता है फॉस्फोरस। वाई? बिकॉज फॉस्फोरस के पास क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं। क्या होते हैं? वैकेंट डी ऑर्बिटल होते हैं फॉस्फोरस के पास। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, फॉस्फोरस कैन एक्सपेंड इट्स कोवेलेंसी, है ना। 4 से ज्यादा 5 भी कर सकता है, 6 भी कर सकता है, बट 6 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। फिर क्राउडिंग बढ़ जाएगी, स्टेरिक क्राउडिंग हो जाएगी, ठीक है। हाँ जी। अब हम डिस्कस करते हैं अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन। अब आपको पता है हर पी ब्लॉक हो या एस ब्लॉक हो, जो ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। क्या करता है? बाकी एलिमेंट से डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करता है। मुझे ये बताओ, नाइट्रोजन है, वो कौन कौन, मतलब वही नाइट्रोजन शो अनोमलस बिहेवियर, क्या क्या रीजन बताओ? अनोमलस बिहेवियर के क्या रीजन हो सकते हैं? आपको आपको आते हैं, हर बार सेम से ही रीजन होते हैं, ठीक है, कोई डिफरेंट नहीं होता, ठीक है। जैसे बोरॉन करता है, कार्बन करता है, वैसे नाइट्रोजन भी करेगा अनोमलस बिहेवियर। अनोमलस का मतलब क्या होता है? अजीब बिहेवियर करता है, ठीक है। मतलब बाकी के एलिमेंट जो करते हैं वो नाइट्रोजन नहीं करता, ठीक है। कुछ ना कुछ क्या आ जाता है? डिफरेंस आ जाता है। तो अनोमलस बिहेवियर के जो रीजन होते हैं ना, वो क्या क्या होते हैं? एक तो स्मॉल साइज, क्या हो जाएगा? स्मॉल साइज हो जाएगा, ठीक है। हाँ जी, शाबाश आंसर। फिर हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, स्मॉल साइज हो जाएगा, हाई इलेक्ट्रो नेगेटिविटी हो जाएगा, है ना। नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा है। फिर हाई आयनाइजेशन एनर्जी को ले लो आप, आयनाइजेशन एनर्जी मैक्सिमम है,
ठीक है। हाँ, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एब्सेंस ऑफ वेकेंट वेकेंट डी ऑर्बिटल। ठीक है, नाइट्रोजन के पास क्या होते हैं, डी ऑर्बिटल क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। इसलिए नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवेलेंसी हो सकती है वो कितनी हो सकती है बच्चों, 4 हो सकती है ना। नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड भी बना सकता है, कभी भी आपको 5 बॉन्ड नहीं मिलेंगे। फिर देखो और भी है ना, ये तो हो ही गए। इसके अलावा और भी हम देख सकते हैं। हाँ, नाइट्रोजन गैस होता है, बाकी के सॉलिड होते हैं, शाबाश तनी सिंगला, कोई दिक्कत नहीं है ना, इसमें उसको भी हम काउंट कर सकते हैं। फिर और भी देखें हम, तो नाइट्रोजन के अंदर एक एबिलिटी होती है, यूनिक एबिलिटी होती है। नाइट्रोजन क्या कर सकता है, पी पाई बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, नाइट्रोजन कैन फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स विथ विथ इटसेल्फ, खुद के साथ भी बना सकता है, एंड विथ अदर एलिमेंट्स के साथ भी बना सकता है, विथ अदर एलिमेंट्स। मुझे बताओ व्हाट इज द पी पाई बॉन्ड, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पी पाई बॉन्ड। पी पाई का मतलब क्या है, पी पाई का क्या मतलब होता है। पी पाई बॉन्ड क्या होता है। हाँ शाबाश, बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पी ऑर्बिटल। ठीक है, पाई बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू पी ऑर्बिटल, यदि दो पी ऑर्बिटल की वर्टिकल ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनता है वो पी पाई बॉन्ड बनता है। एग्जांपल जैसे मैंने लिखा एन ट्रिपल बॉन्ड एन, पता है इसमें कितने सिग्मा और कितने पाई बॉन्ड है, हाउ मच सिग्मा और पाई बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड में कितने सिग्मा और कितने पाई होते हैं, हाँ एक सिग्मा होगा, एक तो होगा बच्चों सिग्मा और दो होंगे पाई, है ना। सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा और दो पाई। ठीक है, अब मुझे बताओ जो सिग्मा और पाई बॉन्ड बने हैं यहाँ पे, वो कौन कौन सी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने बताओ, नाइट्रोजन के कौन से ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बने बताओ। हाँ कौन सा है, टू पी और टू पी, हाँ जी है ना। तो टू पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने हैं, इसको हम टू पी पाई बॉन्ड भी बोल सकते हैं ना। पी पाई बोल दो या टू पी पाई बोल दो। तो नाइट्रोजन क्या है, खुद के साथ क्या बना रहा है, पाई बॉन्डिंग कर रहा है। क्या फॉस्फोरस है, वो बना सकता है पी ट्रिपल बॉन्ड पी, क्या फॉस्फोरस नाइट्रोजन की तरह पी ट्रिपल बॉन्ड पी बना सकता है, यस और नो। नो, वाई, बिकॉज फॉस्फोरस यदि बनाएगा तो फॉस्फोरस के कौन से ऑर्बिटल होंगे, थ्री पी, हाँ जी, थ्री पी के बीच में ओवरलैपिंग क्या होती है बताओ, क्यों नहीं बन सकता। एक तो आपके पास टू पी है, एक आपके पास थ्री पी है, थ्री पी के बीच में ओवरलैपिंग क्या होगी, कम होगी, है ना। थ्री पी में क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी, क्या होगी, पुअर ओवरलैपिंग होगी। हाँ जी, इसीलिए आपका जो फॉस्फोरस है वो P2 की फॉर्म में नहीं रहता जैसे नाइट्रोजन होती है ना। तो फॉस्फोरस किसकी फॉर्म में रहता है, P4 की फॉर्म में रहता है ना। फॉस्फोरस पाई बॉन्ड बनाता ही नहीं है, फॉस्फोरस है सिग्मा बॉन्ड ही बनाता है, इस तरह से P4 है इस तरह से बनेगा, है ना। चार फॉस्फोरस है वो सिग्मा बॉन्ड से क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, ये P4 की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ध्यान रखना नाइट्रोजन तो डायटोमिक फॉर्म में रहता है और पी पाई बॉन्ड बनाता भी है, बट फॉस्फोरस ऐसा नहीं करता, बिकॉज फॉस्फोरस में ओवरलैपिंग क्या होती है, वीक होती है। थ्री पी पाई ओवरलैपिंग क्या होती है, पुअर होती है। अब नाइट्रोजन खुद के साथ तो पी पाई बना ही रहा है, बट दूसरों के साथ भी बना सकता है, लाइक कार्बन के साथ, ऑक्सीजन के साथ। मैंने लिखा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कार्बन का कौन सा ऑर्बिटल है, टू पी, नाइट्रोजन का भी कौन सा है, टू पी। तो यहाँ पे भी टू पी पाई बॉन्ड हो रहा है, एक सिग्मा बन रहा है और दो पाई बन रहा है। ठीक है, हाँ जी।
एक दो चीजें और डिस्कस करते हैं। देखो चलो मैं आपसे पूछता हूँ, ठीक है, बहुत ही एक ट्रिकी सा क्वेश्चन है ना। कई बार ना यदि आपने वीके जायसवाल सोल्व की है तो आपको मिला भी होगा, ठीक है, हाँ पहले चैप्टरों में। मुझे बताओ, एक आपके पास एन सिंगल बॉन्ड एन है, हाँ जी ध्यान से देखना, एन सिंगल बॉन्ड एन है ना, सिग्मा है सिर्फ, सिंगल बॉन्ड ही है। एक आपके पास पी सिंगल बॉन्ड पी है, क्या है, पी सिंगल बॉन्ड पी है, पाई नहीं है, आप देख सकते हो। मुझे बताओ, क्या एन सिंगल बॉन्ड एन ज्यादा स्ट्रॉन्गर होगा या पी सिंगल बॉन्ड पी? दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा होगा बॉन्ड? विच बॉन्ड इज मोर स्ट्रॉन्गर, एन एन या पीपी? मैं सिंगल बॉन्ड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और आंसर भी दे दो। कईयों ने एन एन बताया, कईयों ने पीपी बताया, क्या रीजन है बताओ। चलो मैं इसका आंसर भी देता हूँ, फिर आप रीजन रीजन क्या रीजन बता सकते हो। देखो, एन एन बॉन्ड होता है वो वीकर होता है, क्या होता है, वीकर होता है, और पीपी बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर होता है। तो इसका क्या रीजन हो सकता है आपके अनुसार? वैसे तो देखो, एन एन में टू पी के बीच में सिग्मा बना है, और पीपी के बीच में थ्री पी के बीच में सिग्मा बना है, तो अच्छी ओवरलैपिंग तो किसमें है, थ्री पी में। अच्छी ओवरलैपिंग तो किसमें है, थ्री सॉरी टू पी में है। एन एन में ज्यादा अच्छी ओवरलैपिंग है, बिकॉज टू पी का साइज क्या है, स्मॉल स्मॉल है, तो वहां पे मोर ओवरलैपिंग होगी। और थ्री पी का जो साइज है वो बड़ा हो गया, तो वहां पे पूरा ओवरलैपिंग होगी, ठीक है। पर आपका जो ज्यादा स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है वो पीपी है, उसका क्या रीजन होता है? ज्योतिका ने आंसर सही बताया। बोलो, क्या इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हो सकता है आंसर? एन एन के बीच में ज्यादा इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होगा लोन पेयर के बीच में, इज देयर इज पॉसिबिलिटी? और क्यों होगा? एन एन में देखो, लोन पेयर नाइट्रोजन पे भी उतने हैं, फॉस्फोरस पे भी उतने हैं, बट इंटर इलेक्ट्रॉनिक जो रिपल्सन है वो एन एन में ज्यादा है, क्यों है, क्या रीजन है बताओ। एन एन में इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन ज्यादा है, मतलब जो लोन पेयर है ना उनमें आपस में रिपल्सन हो रहा है, ठीक है। हाँ गुरमेर ने बिल्कुल आंसर सही बताया। देखो, नाइट्रोजन का जो साइज है वो क्या है, स्मॉल है, क्या है, स्मॉल है ना। और फॉस्फोरस का जो साइज है वो क्या है, बड़ा है ना। नाइट्रोजन की स्मॉल साइज होने के कारण, एक तो देखो छोटी साइज के ऊपर 4 इलेक्ट्रॉन है ना, फोर इधर, एक बड़ी साइज में फोर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वैल्यू है वो स्मॉल वाली पे ज्यादा होगी, है ना। उसके कारण क्या होगे, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो आपस में क्या करेंगे, लोन पेयर आपस में क्या करेंगे, रिपल्सन करेंगे, ठीक है। इधर बताता हूँ देखो अच्छे से, एन एन और पी पी। देखो नाइट्रोजन का साइज स्मॉल होता है ना समझने के लिए, फॉस्फोर का साइज होता है वो बड़ा होता है। तो स्मॉल साइज में इस तरह से 4 इलेक्ट्रॉन है ना समझने के लिए। और इधर तो जो रिपल्सन की वैल्यू है वो यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन का साइज क्या होता है, स्मॉल होता है, तो इसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक क्या रिपल्सन क्या होता है, मोर होता है, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है वो मोर होता है, ठीक है। इसलिए एन एन बॉन्ड होता है वो क्या होता है बच्चों, वीकर होता है, और पीपी बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। ध्यान रखना, इतना सारा आप पढ़ के आओगे कल, ठीक है, एनसीईआरटी और नोट्स से, है ना, मैं भेज दूंगा आज, ठीक है। कल हम आगे डिस्कस करेंगे, हाँ जी, इतना आप पढ़ के आओगे, ठीक है, बहुत ही आसान है। ओके, थैंक यू, मीट यू टुमारो।